हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों ये आज हमारी पॉलिटिकल क्लास 12th की हमारी पॉलिटिकल की वीडियो है। इसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ठीक है। हम पूरे सिलेबस को रिवीजन करेंगे यहाँ पे, जो कि हमने अभी तक पढ़ा हुआ है पूरा, ठीक है। और इस पूरे सिलेबस की वीडियो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हमारी सेकेंड मैराथन वीडियो है, पार्ट 2। आपके सिलेबस में ये हमारे 6 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आपको जो दिख रही है उसको भी प्रेस करें, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में हमने इस वीडियो के लास्ट में हमने क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आपके कल जो टर्म 2 का जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका बोर्ड का, उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें से फंसने के हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे इस रिवीजन वीडियो में। तो ये हमारी मैराथन वीडियो का सेकंड पार्ट है रिवीजन का। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका सेकंड टर्म का, तो ये है हमारा सत्ता के नए केंद्र। इसे कुल 1 नंबर का आएगा ये पेपर पे। तो क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से, इसमें यूरोपीय संघ, आसियान, शार्क और ब्रिक्स, ठीक है। तो राष्ट्रीय कौन कौन से होंगे, रूस, चीन, इजराइल और भारत। तो इसमें हमें देखिए इसके मुख्य उद्देश्य क्या आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य क्या है, सहयोग का बढ़ावा देना, मतलब जो सहयोग होगा उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। फिर आर्थिक विकास, विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखना, आपसी विवादों को बातचीत से हल करना, ठीक है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इन संगठनों को बनाने का जो मेन उद्देश्य था, विश्व भर में शांति बनाए रखना और प्रगति करना, ठीक है। तो देखिए इसके आगे हमारा पहला पॉइंट जो है हमारा यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ, इसमें 27 राष्ट्र का संघ है, मतलब इसमें 27 देश है। 1948 मार्शल योजना के तहत आर्थिक मदद के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। 1957 में रोम संधि EEC का गठन हुआ। 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट संसद का गठन हुआ। 1992 में मजिस्ट्रेट संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया। यूरोपीय संघ की विशेषताएं: समान विदेश नीति, समान सुरक्षा नीति, समान मुद्रा का चलन, मुक्त व्यापार और वीजा मुक्त आवागमन, ठीक है। तो ये सभी यूरोपीय संघ के उद्देश्य और मतलब इसमें यूरोपीय संघ में जो मतलब संगठन बने हैं, किस किस दिन, मतलब कौन सी ईयर में कौन सा किसका संगठन का गठन हुआ। फिर यूरोपीय संघ की विशेषताएं हमारी निम्न दी गई हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखिए, यूरोपीय संघ एक प्रभावी संगठन है, एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है यूरो, अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है, क्योंकि यूरो की जो वैल्यू होती है वो डॉलर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य व परमाणु शक्ति संपन्न है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का जो सदस्य कौन है, फ्रांस, जो कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मतलब परमाणु सदस्य है, और परमाणु शक्ति में वो संपन्न है, ठीक है। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी। और विश्व व्यापार में जो मतलब वर्ल्ड ट्रेड्स है उसमें अमेरिका से 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स अधिक इसमें मतलब इसकी हिस्सेदारी होगी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, यूरोपीय संघ के पास। 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2005 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक जो थी, मतलब GDP, वो यूरोपीय संघ की थी। फिर देखिए इसकी कुछ, इस संघ की सीमाएं क्या हैं। अच्छा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है। यूरोपीय संघ की सीमाएं क्या हैं। डेनमार्क और स्वीडन में ने साझी मुद्रा मानने से इनकार कर दिया। जो मतलब यूरोप में 2 कंट्री हैं, डेनमार्क और स्वीडन, दोनों ने जो मतलब साझी मुद्रा है यूरो, उसको मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया।
ब्रिक्स, ठीक है। साझा संविधान पर कई अड़चने, मतलब कि इन यूरोपीय संघ का अगर देखा जाए तो एक साझा संविधान मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कंबाइन। तो उसमें अड़चने बहुत सारी है। कई देशों अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियों को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अब कुछ देशों में क्या है कि अपनी जो खुद की नीतियाँ बनी हुई हैं, पॉलिसी बनी हुई है, और विदेश नीति या सुरक्षा नीति की बात करें, सुरक्षा पॉलिसी, तो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यूरोपीय संघ के बाद में जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है आसियान, ठीक है। आसियान का देखिए, थोड़ा कलर हम थोड़ा हल्का कर लेते हैं इसके कलर को। देखिए इसमें आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसमें 10 देशों का संगठन, मुख्यालय जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया में है, ठीक है। जो इसका हेड ऑफिस है वो इंडोनेशिया के अंदर है, ओके। इस कलर को हम चेंज करते हैं। अब 1967 घोषणा पत्र पर इस क्षेत्र के 5 देशों ने हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। 1967 में आसियान की स्थापना हुई है। घोषणा पत्र पे 5 देश थे, उन्होंने इस पे मतलब साइन किए और इसके क्या कहते हैं स्थापना की, मतलब स्टेबलाइज किया, ठीक है। और इसमें जो संस्थापक मतलब जो बनाने वाले देश कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। इसके बाद जो नए देश जुड़े हैं इसमें, नए देश ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। आसियान का झंडा जो है 10 धान की बालियाँ, मतलब 10 देशों को संकेत, मतलब जो 10 देशों के जो संकेत को दिखाता है कि एकता का संकेत, मित्रता और सहयोग के बंधन में बंधे हैं। वृत्त देशों के बीच एकता का प्रतीक, मतलब कि जितने भी ये देश हैं इसमें कंबाइन, उन सभी में ये यूनिटी का सिंबल होगा। आसियान शैली, सदस्य देशों के बीच टकराव रहित बातचीत, अनौपचारिक और सहयोगात्मक कार्यप्रणाली को अपनाया गया है इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने इस पूरा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 का मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, क्लास 12 का। आसियान की जो प्रासंगिकता है वो क्या, आसियान शैली और आसियान के 3 स्तंभ इस संगठन को प्रभावी बनाते हैं। आसियान विजन 2020 बहिर्मुखी भूमिका, निवेश, श्रम, सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान। अमेरिका और चीन ने व्यापार के लिए इस क्षेत्र में रुचि दिखाई। आसियान क्षेत्रीय फोरम 1994 भारत समेत सभी एशियाई देशों और विश्व शक्तियों के लिए विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है। तो आपका एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि आसियान घोषणा मंच जो मतलब आसियान मंच क्षेत्र या क्षेत्रीय मंच कब स्थापना हुई उसकी, तो 1994 में आप बता सकते हैं, इसके लिए आंसर लिख सकते हैं। भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व के लिए काम करो नीति अपनाई, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सार्क के बारे में देखते हैं। सार्क जो है एक सेकेंड, कलर, हाँ देखिए, सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, मतलब दक्षेश 8 राष्ट्रीय का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। इसमें 1985 ढाका में पहला सम्मेलन हुआ। 8 राष्ट्र में इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये 8 देश इसमें शामिल है। दक्षिण का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। साफ्टा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर सहयोग, ऐसा मंच जहां दक्षिण एशिया के सभी देश विश्वास और मित्रता की भावना से काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हिंद महासागर का सामरिक महत्व, व्यापारिक जलमार्ग, मतलब कि हिंद महासागर का जो जलमार्ग है उसके लिए, अब विश्व की 17% जनसंख्या का निवास करती है। कौन? सार्क, क्योंकि
जो मतलब 17% में भारत के अंदर हो गई आपकी 135 करोड़, ठीक है, और भी इन देशों में है। फिर इसके बाद में देखिए सार्क सहयोग देखिए, मतलब सार्क सहयोग के जो क्षेत्र हैं, साफ्टा, खाद्य बैंक, विकास निधि। सार्क की सीमाएं क्या है कि पड़ोसी देशों में विवाद, तो मतलब पड़ोसी देशों में विवाद होते रहते हैं, इसकी सीमाएं हैं ये। आतंक की समस्या, ठीक है, सदस्यों को भारत के वर्चस्व का डर, सदस्य देशों के बीच तनाव, मतलब सदस्य देश जो है इनके बीच में आपस में तनाव होते रहते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स शब्द का 2001 में पहली बार प्रयोग किया गया। स्थापना 2006 में रूस में पहली बैठक हुई थी। 2010 में ब्रिक्स बना, मतलब कि पहले ब्रिक था, ठीक है, ये था पहले ब्रिक, और फिर कब था ये 2001 में, मतलब इसको नाम दिया गया इसका। सबसे पहली बार जो इसका नाम लिया गया वो 2001 में ब्रिक्स लिया गया, ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी, ठीक है। फिर ये 2010 में क्या हुआ कि ये इसको हमने ब्रिक्स बना दिया, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया था 2010 में, ठीक है। इसके बाद में देखिए ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स एक प्रभावी संगठन है। 25% विश्व की जीडीपी, 30% पृथ्वी का क्षेत्रफल, 45% विश्व की जनसंख्या, ये किस में है? इस ब्रिक्स में ही है, ठीक है ना। तो ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है? पारस्परिक हितों, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी पर एक दूसरे का सहयोग, आर्थिक लाभ को सदस्य देशों में बांटना, आंतरिक मामलों में दखल ना देना, 2 वित्तीय संस्थान, न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ठीक है। फिर इसके बाद में चीन, सत्ता का नया केंद्र क्या बना? चीन, ठीक है। तो चीन कैसे बना? देखिए चीन ने बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की की है, जिससे वह महाशक्तियों के रूप में जाना जाने लगा है। 1972 में अमेरिका से संबंध बनाए। 1973 में चीन ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिकीकरण, मतलब मॉडर्न टेक्निकों को यूज़ करने लगा। 1978 में खुले द्वार की नीति, विदेशी निवेश बढ़ाया गया। 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गए, तो मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐड हो गया। फिर अब इसके बाद में जो नया केंद्र बना सत्ता का, वो क्या था? रूस, ठीक है। रूस कैसे? पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित विशाल आकार वाला विकसित देश। रूस का सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी विश्व में 11वें स्थान पे, जो मतलब इसकी जीडीपी है वो 11th नंबर पे है इन द वर्ल्ड, ठीक है। फिर प्राकृतिक संसाधन और गैस के प्रचुर भंडार है इसके पास में। परमाणु संपन्न देश है तथा हथियारों का बड़ा स्टॉक है इसके पास में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी ये है, यूएन का। अब भारत, सत्ता का जो नया केंद्र बना वो कौन था? भारत। तो भारत के अंदर 135 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है, जो विश्व की सबसे दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है ये, ठीक है। इसमें युवा आबादी सबसे ज़्यादा है। साथ ही आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति मजबूत हुई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सैन्य शक्ति और परमाणु तकनीक उसे आत्मनिर्भर बनाती है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का उम्मीदवार है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो मतलब सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र बना वो इजराइल है। इजराइल नया सत्ता का केंद्र था। एक तकनीक रूप से शिक्षित देश, अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार तकनीक आधारित उद्योग से युक्त है। 2019 में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा के लिए नवीनतम तकनीकी विकसित है। रक्षक, खुफिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक शक्तिशाली देश कौन सा है? वो है इजराइल,
ठीक है। अब ये देखिए इसमें कुछ कार्टून टाइप दे रखा है, तो इसको देखिए वैसे आपका इस एग्ज़ाम में कार्टून वगैरह क्वेश्चन में दिए नहीं जाएंगे, तो देखिए फिर भी इसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें बुलाया गया है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की जो असफल रहा। यूरोपीय संविधान को टाइटैनिक जहाज के रूप में दर्शाया गया, जिसके रास्ते बहुत सारी रुकावटें अर्थात यूई मतलब यूरोपीय संघ के देशों के बीच मतभेद, जहाज कभी अपनी मंजिल नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही संविधान नाकामयाब रहा। जहाज पर बने 12 सितारे, ये जो 12 सितारे दे रखे हैं आपके, ठीक है, 12 स्टार्स, तो ये यूरोपीय संघ के प्रतीक हैं। 12 की संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णतः समग्र और एकता का प्रतीक बनाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये चाइना का एक दे रखा है कार्टून, तो इस कार्टून के जरिए क्या कहते हैं, देखिए यह कार्टून चीन से संबंधित है। साइकिल के प्रतीक के रूप में चीन के दोहरे पन को इंगित करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल चीन में इस्तेमाल की जाती है। साइकिल का पहला पहिया साम्यवाद की निशानी हथौड़ा और दराती को दर्शा रहा है, और दूसरा पहिया पूंजीवाद की निशानी डॉलर को दर्शा रहा है। साम्यवादी चीन में आर्थिक परिवर्तन हुआ है और आर्थिक वृद्धि की है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, देखिए पेज, इसमें हमारे कुछ निम्न क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स की स्थापना कब और किस उद्देश्य के लिए की गई, 1970 के बाद अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए चीन ने क्या कदम उठाए, सार्क के उद्देश्य लिखिए, यूरोपीय संघ को एक अधिराष्ट्रीय संगठन बनाने में किन बातों का योगदान है, सार्क की किन्हीं 4 सीमाओं या कमियों पर प्रकाश डालिए, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्षमता है, तर्क दीजिए, आसियान क्या है, सत्ता के नए केंद्र के रूप में आसियान की भूमिका का आकलन कीजिए। तो ये सभी क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको हमने अभी देख भी लिया है, तो इनके आंसर आप वहाँ से कर सकते हो, और आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो अगर इनके आंसर भी आपको चाहिए तो इनसे पहले वाली वीडियो में आपको इनके आंसर भी मिल जाएंगे। तो इसके बाद में हमारा जो दोस्तों नया टॉपिक है, हमारा सेकेंड चैप्टर, वो है दक्षिण एशिया समकालीन विश्व। दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, ये कुल 6 मार्क्स का आएगा आपके लिए पेपर में, टर्म 2 में। और इससे पहले आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें अगर आप अभी हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं, और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं मालदीव शामिल है। अब अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है। चीन दक्षिण एशिया का प्रमुख देश है, परंतु चीन को इसका अंग नहीं माना जाता है। उत्तर के विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। दक्षिण एशिया देशों में राजनीतिक व्यवस्था, भारत और श्रीलंका लोकतंत्र है, पाकिस्तान और बांग्लादेश कभी लोकतंत्र कभी सैन्य शासन, नेपाल 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र बाद में लोकतंत्र, भूटान संवैधानिक राजतंत्र है, मालदीव 1968 तक सल्तनत अब लोकतंत्र है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाइयाँ क्या क्या है कि सेना, धर्मगुरुओं और भूस्वामियों का प्रभाव और इनका सरकार में हस्तक्षेप, राजनीतिक दलों की आपसी खींचातानी, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव, अमेरिका व पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य शासन को प्रोत्साहन। तो भारत इसमें पाकिस्तान में क्या होता है कि ज़्यादातर सेना कानून बन जाता है, या फिर सेना द्वारा शासन चलाया जाता है, या धर्मगुरु जो होते हैं या फिर भूस्वामी जो होते हैं, ये इनके हस्तक्षेप रहते हैं। फिर भारत पाकिस्तान का संघर्ष क्या रहता है, जल विवाद, हथियारों की होड़, कश्मीर समस्या, आतंकवाद। तो जल विवाद जैसे सिंधु नदी का जल, ठीक है, तो इस तरीके के जल विवाद चलते रहते हैं। फिर अब देखिए, भारत पाकिस्तान के समझौते क्या है, 1960 में सिंधु जल संधि, 1966 तक ताशकंद समझौता, 1972 में शिमला समझौता। तो ये सभी कुछ समझौते हैं। भारत और बांग्लादेश असहमति
गंगा व ब्रह्मपुत्री नदी के जल बंटवारे को लेकर संघर्ष चलता रहता है भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, फिर इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है अप्रवासियों की समस्या। ठीक है, तो जो मतलब मेन मुद्दा बनता रहता है कि अप्रवासी जो बांग्लादेश से भारत में आके रहने लग जाते हैं, तो उनके तरीके से देखा जाए तो ये मतलब बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण आतंकवाद वगैरह बढ़ता रहता है, आपसी मतलब सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। सहयोग, प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन तथा पर्यावरण। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है। तो भारत द्वारा मतलब प्राकृतिक आपदा में जो मतलब सहायता दी जाती है प्रबंधन तथा पर्यावरण में बांग्लादेश को, तो भारत सहायता करता रहता है बांग्लादेश को। जो मतलब भारत की पूर्व की और चलो जो नीति है व्यापार वगैरह की, तो उसका भी बांग्लादेश एक बड़ा हिस्सा है। फिर साथ ही हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। 1948 में स्वतंत्र सफल लोकतंत्र, सिंहली मूल निवासी बहुल संख्यक तथा तमिल अल्पसंख्यक और उनके बीच जाति संघर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म का श्रीलंका सेना के साथ संघर्ष रहा। जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों की श्रेणी में श्रीलंका का पहला स्थान है। दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका ने ही सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। फिर इसके बाद में देखिए, दक्षिण एशियाई देशों के बीच शांति और सहयोग, संघर्ष के कुछ मुद्दे होते हुए भी सहयोग, मैत्रीपूर्ण संबंधों का महत्व। इसके बाद में मतलब सार्क की स्थापना हुई। सार्क देशों द्वारा अनेक द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। व्यापार शुल्क को कम किया गया। सीमाओं पर मुक्त व्यापार की अनुमति, साफ्टा जो है उसका गठन किया गया। फिर इसके बाद में देखेंगे हम इसके कुछ इस चैप्टर से जो आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं वो कौन से हैं। दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। दक्षिण एशिया को बाहरी शक्ति जैसे कैसे प्रभावित करती है, 2 उदाहरण दीजिए। फरका विवाद किन 2 देशों के मध्य रहा है। ऐसे 2 देशों के नाम लिखिए जिनके साथ भारत का नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर विवाद रहा है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है। श्रीलंका के संघर्ष का वर्णन कीजिए। दक्षिण एशिया देशों में संघर्ष का वर्णन कीजिए। दक्षिण एशिया में शांति तथा सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये इसके कुछ निम्न क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इनको देख लीजिए। इनके आंसर अगर आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप हमारे पहले की वीडियो देख लीजिए, उनमें इनके आंसर ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो इसके बाद में हमारा जो थर्ड टॉपिक है वैश्वीकरण। ठीक है, और ये हमारा जो मैराथन का सेकंड पार्ट है पॉलिटिकल रिवीजन में। तो दोस्तों इससे पहले भी जो इससे पहले की वीडियो है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो, उस वीडियो को पूरी देख लें। एक बार पेपर से पहले ज़रूर देखें ताकि आपको उसे देखने के बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा आज का इस जो थर्ड टॉपिक है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इसको भूमंडलीयकरण भी कहते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर का आएगा आपका पेपर में टर्म 2 में। वैश्वीकरण क्या है कि वैश्वीकरण के विभिन्न हिस्सों में पूंजी, वस्तुओं, श्रम और विचारों का मुक्त प्रवाह। वैश्वीकरण का अर्थ है अपने देशों की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का प्रभाव क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। तो मतलब कि जो देशों में मतलब आयात और निर्यात होता है तो वो सभी क्या है, वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या, उन्नत प्रौद्योगिकी, जो मतलब डेवलप टेक्नोलॉजी है, लोगों का पारस्परिक जुड़ाव, आर्थिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं। फिर अब वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव है राजनीतिक प्रभाव, राज्य की क्षमता या कार्यों में कमी, कल्याणकारी राज्य के स्थान पर न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य, बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक, राज्य की शक्ति में वृद्धि, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी भूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। अब इसके साथ में आर्थिक प्रभाव क्या है वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव देखेंगे हम। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आर्थिक प्रभाव देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व है। जो मतलब ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो उनका विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन में मतलब अपना प्रभुत्व है, मतलब कि वो ज़्यादा शक्तिशाली है। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी, पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ, विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद में सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? सांस्कृतिक प्रभाव में देखें, सांस्कृतिक समरूपता आई है। प्रत्येक देश की संस्कृति की मौलिकता प्रभावित है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में वृद्धि हुई है। जीन्स कल्चर, मैकडी कल्चर को बढ़ावा, देसी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। तो मतलब सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण के आने से जो हमारा पुराने रीति रिवाज है या मतलब देसी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, और हम क्या अपना रहे हैं? ज़्यादातर हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद में हम देखेंगे कि जो मतलब मैकडोनाल्डीकरण, पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व होना, जिसे सांस्कृतिक समरूपता भी कहते हैं। वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू क्या है? पूंजी का मुक्त प्रवाह, लोगों की पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा, विश्व के देशों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान, विदेशी निवेश बढ़ा। ठीक है, तो वैश्वीकरण के नकारात्मक पहलू आएंगे आपके, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। एमएनसी कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनका कब्जा बढ़ने लगा है। ठीक है, पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, वेस्टर्न कल्चर को हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है। ठीक है, देसी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। फिर इसके बाद में भारत और वैश्वीकरण के बाद बारे में देखें। स्वतंत्रता से पूर्व आधारभूत वस्तु और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने हुए सामान का आयातक देश। मतलब पहले क्या था? भारत जब स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा भारत का शोषण किया जाता था। भारत में जो उत्पादित होती थी वस्तुएं या फिर जो कुछ आधारभूत वस्तुएं थी, उनको एज ए रॉ मटेरियल के तरीके से भारत का जो रॉ आधारभूत मतलब बेसिक थिंग्स थे, ऑब्जेक्ट्स थे या गुड्स थे, तो उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता था और उनका फिर निर्यातक बनता था भारत, और फिर उसको ब्रिटिश कंपनी द्वारा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसका अंतिम वस्तु में परिवर्तित करके उसको फिर आयात किया जाता था, और फिर यूरोप में भी काफ़ी मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको बेचा जाता था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद स्वयं सामान बनाकर आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद की नीति अपनाई। मतलब कि स्वतंत्रता के बाद में मतलब अपने खुद के सामान बना के और खुद बेचना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, और जो उत्पाद मतलब क्या कहते हैं, एक सेकेंड, जो आपके उत्पादन होते हैं, ठीक है, वस्तु को उत्पादन में आपने जो मतलब भारत के अंदर जो व्यापार था, उसको एक तरीके से जो विश्व प्रतियोगिता थी उससे अलग रोका गया और उसको संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, फिर 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत ने वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई। फिर 1991 में मतलब वैश्वीकरण भारत ने अपनाया। ठीक है, फिर इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके ये दिए गए हैं। वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट करिए, वैश्वीकरण के 2 कारणों का वर्णन करें, मैकडोनाल्डीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण के 4 प्रभाव कौन से हैं, वैश्वीकरण ने वैश्विक संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, वैश्वीकरण ने विश्व को आर्थिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है, किन्हीं 2-3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। ये सभी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर आप सॉल्व करें। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क भी है एक तरीके से। फिर हमारा जो 4th टॉपिक है पॉलिटिकल का इस रिवीजन वीडियो में, जो कि आपका 2nd पार्ट है मैराथन का, तो देखिए 4th पार्ट है ये हमारा। भारत ने 4th टॉपिक जो हमारा है, भारत में दल और दलीय व्यवस्था जो है ये आपका 6 मार्क्स का आएगा। हमारा सत्ता का नया केंद्र जो है वो हमारा 8 मार्क्स का है,
और अभी तक जो बाकी तीसरा चैप्टर जो है ये हमारा 6 नंबर का लगातार, ठीक है। तो राजनीतिक दल उन लोगों का समूह जिनके राजनीतिक विचार एक से होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं? चुनाव लड़ना, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना, सरकार बनाना और चलाना। 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय प्रणाली, एक राजनीतिक दल, उदाहरण चीन। 2 दलीय प्रणाली, 2 राजनीतिक दल, उदाहरण अमेरिका। बहुदलीय प्रणाली, 2 से अधिक राजनीतिक दल, उदाहरण भारत। मतलब कि एक दलीय प्रणाली में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है, जैसे कि चीन। 2 दलीय प्रणाली में 2 ही दल होंगे, जैसे अमेरिका। और भारत में तो आपको पता ही है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो भारत के अंदर तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, बीएसपी, सपा, आम आदमी पार्टी, ठीक है ना। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब देखिए, बहुदलीय शासन प्रणाली के लाभ क्या है? मतदाताओं को अधिक विकल्प मिलता है, सरकार उत्तरदायी और जवाबदेही होती है, प्रत्येक वर्गों और विचारों का प्रतिनिधित्व होता है, किसी एक पार्टी की तानाशाही को रोकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती और प्रथम आम चुनाव। संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और 26 नवंबर 19 और यहाँ देखिए, संविधान जो है हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, और 26 जनवरी 1950 को ये अमल हुआ, मतलब को लागू किया गया। भारत का पहला चुनाव आयोग 1950 में बना। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारे प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया, क्योंकि मतदाताओं की विशाल संख्या, गरीब व निरक्षर मतदाता, चुनाव हेतु संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित चुनाव कर्मियों का अभाव, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना कठिन हुआ, मतदाता सूची बनाना कठिन कार्य था, इसलिए पहले आम चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस की जीत होती रही। कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। सबसे पुराना राजनीतिक दल, प्रसिद्ध और करिश्माई नेता, सबको साथ लेकर चलने की प्रकृति या छाता संगठन। कांग्रेस की प्रणाली में जो चुनौतियां थी वो क्या है? देखिए, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा गया है। भारत के 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, चीन और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए थे। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी आंदोलन, विद्रोह, सांप्रदायिक दंगे, ये सभी क्या थे कि भारत के लिए खतरनाक थे। मतलब कि एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या जो इनके सामने थी, भारत के सामने उस टाइम 1960 के दशक में। फिर चौथा आम चुनाव 1967 को किया गया। चुनावों के नतीजों को राजनीतिक भूकंप कहा गया। कांग्रेस 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। विपक्षी दल एकजुट हुए और कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया, ठीक है। तो 9 राज्यों में मतलब सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की उस टाइम। फिर विपक्षी दल, देखिए, दल बदल। जब कोई प्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़ दे, ठीक है, दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो उसे दल बदल कहते हैं। इसी को आया राम गया राम का जुमला दिया गया, मतलब मुहावरा बोला गया। फिर इसमें सिंडिकेट क्या है कि कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं का समूह। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। इसमें के कामराज, राजीव रेड्डी, अतुल्य घोष शामिल थे, ठीक है। ये सभी मतलब नेताएं थे सिंडिकेट के लिए। अब इसके बाद में 1969 का राष्ट्रीय चुनाव, कांग्रेस का विभाजन। सिंडिकेट एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, परंतु इंदिरा गांधी वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी चुनाव जीत गए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई। और जो ये 2 दल बने थे हम कांग्रेस के, वो क्या थे? कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर,
तो कांग्रेस ओ क्या थी, इसमें पुरानी कांग्रेस थी, सिंडिकेट की कांग्रेस। अब इसमें नई कांग्रेस थी जिसमें इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। 1971 का आम चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। तो 1971 में आम चुनाव हुए, फिर क्या कहते हैं, इसके बाद में कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई, मतलब कांग्रेस दोबारा सरकार में आई। श्रीमती इंदिरा गांधी एवं कांग्रेस आर की जीत के कारण क्या थे, श्रीमती इंदिरा गांधी का चरित्र, चमत्कारी का नेतृत्व, गरीबी हटाओ का नारा, कमजोर विपक्षी दल, प्रिवी पर्स का की समाप्ति, इंदिरा गांधी का समाजवादी नीतियाँ, ठीक है, और कांग्रेस दल पर इंदिरा गांधी की पकड़ या प्रभाव। फिर इसके बाद में जो मेन पॉइंट आए थे वो क्या है, ग्रैंड अलायंस। 1971 के चुनावों में गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। कुछ महत्वपूर्ण नारे थे, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इंदिरा हटाओ सिंडिकेट द्वारा, और गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी द्वारा। ये कुछ 3 महत्वपूर्ण नारे थे, ठीक है। बहुदलीय गठबंधन प्रणाली, जब कोई एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तब सरकार बनाने के लिए कई राजनीतिक दल एक साथ मिल जाते हैं। विभिन्न छोटे दल गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। 1967 के चुनावों के बाद भारत में सबसे पहले राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, बिहार और पंजाब। 1989 के चुनाव के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार का युग हुआ, ठीक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरीके से हैं, देखिए इनको आप सॉल्व कर लेना। जैसे एक दलीय प्रभुत्व और एक दलीय प्रणाली में अंतर लिखिए। कांग्रेस पार्टी को छात्र संगठन किसने कहा और क्यों कहा? कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? ये कुछ मिलान दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के सामने पहले आम चुनाव करवाने के समय आई किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन या व्याख्या करनी है। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया है? पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के 6 कारण लिखिए। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय रही या हुई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। फिर इसके बाद में जो हमारा इस मैराथन की जो मतलब 5th पार्ट है, और ये हमारा रिवीजन जो पॉलिटिकल का रिवीजन है, इसकी 2nd पार्ट है, और ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा 6th चैप्टर होगा। और इस चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक पुनर्स्थान, ठीक है। तो इसमें से भी आपको 6 नंबर का आएगा। तो भारतीय राजनीतिक विचारक जो है जयप्रकाश नारायण एवं समग्र क्रांतिकारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष और लोकपाल संस्था का पक्ष समर्थन किया। गुजरात और बिहार में इंदिरा गांधी के विरुद्ध छात्र आंदोलन का नेतृत्व। सामुदायिक समाजवाद में उन्होंने समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र के त्रिस्तरीय रूप में एक यथार्थ संघ का समर्थन किया। समग्र क्रांति के माध्यम से जयप्रकाश नारायण व्यक्ति, समाज तथा राज्य के रूपांतरण का प्रतिपादन करते हैं। इस रूपांतर का मूल तत्व व्यक्ति है जो भारत में परिवर्तन का प्रमुख द्योतक है। समग्र क्रांति में उन्होंने नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक रूपांतरण का आह्वान किया। इसके बाद में राम मनोहर लोहिया भारतीय समाज में पूंजीवादी तथा साम्यवाद दोनों के विरोधी थे और लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारक के प्रतिपादक थे। लोकतांत्रिक समाजवाद भोजन एवं शरण के रूप में, आर्थिक उद्देश्य तथा लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक उद्देश्य। उन्होंने चौबुर्ज राजनीति का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने राजनीति तथा समाजवाद के 4 स्तंभों केंद्र, क्षेत्र, जिला एवं ग्राम का वर्णन किया। समाजवादी दल के समर्थक थे। समाजवाद दल 3 प्रतीकों पर आधारित होगा। कुदाल प्रयास का प्रतीक, मताधिकार का प्रतीक, बंधन गृह समर्पण का प्रतीक, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारे तीसरे जो समाजवादी थे, दीनदयाल उपाध्याय एवं एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद मानव विकास का केंद्र होता है। प्रत्येक मानव के लिए एक गरिमामय जीवन
सुनिश्चित करना एकात्म मानववाद का उद्देश्य है। एकात्म मानववाद 3 सिद्धांतों पर आधारित है: समग्रता की प्रधानता, धर्म की सर्वोच्चता, समाज की स्वायत्तता। वे पूंजीवादी तथा समाजवादी विचारधाराओं के विरोधी थे और उन्होंने अत्याधुनिक विकास पर बल दिया। आंतरिक चेतना पवित्र मानवीय आत्मा पर आधारित और अपने दर्शन को उन्होंने चीती कहा। समाज में वर्ग और जाति के आधार पर संघर्ष नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला। फिर इसके बाद में जो मतलब हमारे जो मेन टॉपिक आता है आपातकाल, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो था आपातकाल था। 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के प्रावधान आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया। आपातकाल के प्रमुख कारण या परिस्थिति क्या थी? गरीबी और बढ़ती बेरोजगारी, कृषि की पैदावार में भारी गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बढ़ती महंगाई, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन, श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करना। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। अब इस आपातकाल का परिणाम क्या हुआ कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक, प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस चुनाव हार गई। आपातकाल के बाद न्यायालय का नागरिकों के अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत होना, पुलिस और प्रशासन का निष्पक्ष रूप से काम करना। ठीक है, फिर अब आपातकाल से सबक क्या मिलता है कि भारत से लोकतंत्र को समाप्त करना कठिन है। फिर आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी उजागर हो गई, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आए। आपातकाल के बाद न्यायालय ने नागरिक अधिकारों के रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगी। शाह आयोग, जनता पार्टी की सरकार 1977 में आपातकाल की जांच के लिए शाह आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब देखिए लोकतांत्रिक अभ्युत्थान क्या कहता है कि देश के लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता और योगदान को लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहते हैं। 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान हुए। प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान 1950 से 1970 के दशक तक केंद्र और राज्य दोनों की लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीय वयस्क मताधिकारों की बढ़ती भागीदारी, भारत में लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में चुनावों का सफल आयोजन। द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कब हुआ? 1980 का दशक, SC ST तथा OBC की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, देश में निम्न वर्गों की बढ़ती राजनीतिक सहभागिता को योगेंद्र यादव ने लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में व्याख्या की। अब तीसरी जो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है ये क्या है कि 1990 का दशक, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का युग, युवा वर्ग की बढ़ती भागीदारी। यह भारतीय चुनावी बाजार में 3 परिवर्तनों को रेखांकित करता है: राज्य से बाजार की ओर, सरकार से शासन की ओर, नियंत्रण से राज्य से सुविधा प्रदाता राज्य की ओर। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर के, तो इनको आप देखिए। ये कौन सी हैं? शाह आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई? एकात्म मानववाद का दर्शन किन किन सिद्धांतों पर आधारित है? 1974 के गुजरात तथा बिहार के छात्रों ने किन मुद्दों पर आंदोलन छेड़ा? निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा? 1975 में लागू किए गए आपातकाल से क्या सबक मिले, उसकी व्याख्या कीजिए। 25 जून 1975 भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों की गई? इस आपातकाल के किन्हीं 3 परिणामों का विश्लेषण कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन की व्याख्या कीजिए। ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप ज़रूर एक बार पढ़ें। ठीक है, और इनको पेपर से पहले ज़रूर देखें। और दोस्तों ये
हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। तो आज का हमारा जो जो 6 टॉपिक है हमारा, उसको देखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हमारा 6th और लास्ट टॉपिक है इस रिवीजन वीडियो का, जो कि हमारा पार्ट 2 है मैराथन का। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है। भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियाँ और विकास, ये कुल 8 नंबर का आपके सिलेबस में है टर्म 2 में। इस चैप्टर में हमारा जो मेन टॉपिक है गठबंधन सरकार। कुल दल समझौता करके मतलब जो कुछ दल जो होते हैं वो समझौता करके संयुक्त रूप से चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर सरकार बनाते हैं, तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। राजग 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन। सप्रग 2004 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए कांग्रेस की अगुवाई वाला गठन है। 1989 से गठबंधन सरकारों का सिलसिला शुरू हुआ, जैसे राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, एनडीए, यूपीए। ठीक है। 1990 में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा मंडल कमीशन की सिफारिश लागू की गई। मंडल कमीशन की सिफारिश से अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी को शिक्षा संस्थान व सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिले। क्रांतिकारी भूमि सुधार। ठीक है। तो इससे मतलब इसको डिटेलिंग में मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके इनको डिटेलिंग में देख सकते हो। तो 1991 में नई आर्थिक नीति का उदय हुआ। वैश्वीकरण और उदारीकरण नीति का शुरुआत। राजनीतिक दलों के बीच उभरती सहमति। नई आर्थिक नीति पर सहमति। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक व सामाजिक दावों को स्वीकृति। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका बढ़ना। फिर एनडीए थर्ड 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन। यह पहले के गठबंधन से अलग था, क्योंकि इस गठबंधन के नेतृत्व वाला दल भाजपा पूर्ण बहुमत दल था। इसे अतिरिक्त बहुमत गठबंधन कहा गया। पूर्व इच्छित लक्ष्य सबका साथ सबका विकास। भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन। जाति आधारित राजनीति की जगह विकास व सुशासन अनुमुख राजनीति। एनडीए फोर्थ 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन। अकेले बीजेपी को 303 सीटें मिली। एनडीए फोर्थ लक्ष्य में बदलाव। सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास, ये इनके कुछ मुख्य नारे रहे। फिर इसके बाद में एनडीए सरकार की आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, एलपीजी गैस कनेक्शन 5 लाख महिलाओं के लिए। स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर। जनधन योजना, बैंकों में खाता खोलने की मुहिम चली। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, दूर दराज गांवों तक बिजली पहुंचाना। किसान फसल बीमा योजना, किसानों की फसल का बीमा करने की योजना। बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ, लड़कियों को पढ़ाने के लिए योजना बनाई गई। आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। उद्देश्य ग्रामीण परिवार व महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभार्थी बनाना। ठीक है। इन सभी का उद्देश्य ये था। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ये देखिए, सफलता 2019 के चुनाव में मतदाता जाति वर्ग लिंग से ऊपर उठकर विकास और सुशासन को केंद्र में लाने में सफल हुए। ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है? कि कोई 2 गठबंधन सरकारों के उदाहरण बताइए। 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? वह प्रधानमंत्री कौन बने? अतिरिक्त बहुमत गठबंधन से क्या अभिप्राय है? एनडीए थर्ड और फोर्थ में कोई एक अंतर व एक समानता लिखिए। गठबंधन सरकार के पक्ष व विपक्ष में किन्हीं 2 तर्कों का वर्णन कीजिए। मंडल आयोग की सिफारिश कब व किसके द्वारा लागू की गई? मंडल आयोग की 2 सिफारिशें लिखिए। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में हुए किन्हीं 3 बदलावों को विस्तार पूर्वक समझाएं। बढ़ती हुई प्रतिद्वंदिता व विवादों के बावजूद सभी राजनीतिक दलों में बढ़ती सहमति के 3
किन्हीं 3 मुद्दों का उजागर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आपके लिए ये कुछ प्रैक्टिस पेपर है। इस प्रैक्टिस पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे दल बदल से आपसे क्या अभिप्राय है, एक दलीय प्रणाली व बहुदलीय प्रणाली में कोई 2 अंतर बताइए, आसियान शैली क्या है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के सफल ना होने के 2 कारण बताइए, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 कारणों का उजागर कीजिए, केंद्र में गठबंधन सरकार का युग कब आरंभ हुआ, 1989 में सरकार बनाने वाले गठबंधन का क्या नाम था, चौथे आम चुनाव को राजनीति का भूकंप क्यों कहा गया, 1967 में आसियान की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे, भारत के पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 2 कारणों का बताइए, फिर यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 सकारात्मक व किन्हीं 2 नकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। दिए गए मानचित्र में 4 देशों ABCD को दर्शाया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों को पहचानिए और इनके सही नाम प्रयोग की गई जानकारी के क्रम संख्या तथा संबंधी अक्षर तालिका के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं मैप से रिलेटेड। वह देश जिसका निर्माण 1971 में हुआ, तो ये हमारा बांग्लादेश होगा। वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ, एक्चुअली ये कुछ पॉइंट आपके गलत हो गए हैं। तो जातीय संघर्ष आपका जो रहा है ये श्रीलंका में रहा है, तो सी की जगह आपको बी लिखना होगा। वह देश जहां आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा है, ये आपका सी पॉइंट है, ये पाकिस्तान होगा। वह देश जहां पे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो डी की जगह बी होगा, जो कि आपका भारत है। ठीक है, तो इनको आप आंसर में लिख दीजिएगा। ये कुछ दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्वेश्चन है 11। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए। 25 जून 1975 को भारत में लागू किए गए राष्ट्रीय आपातकाल के किन्हीं 6 परिणामों को लिखिए, अथवा ऐसे किन्हीं 3 मुद्दों को उजागर कीजिए जिसके संबंध में भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति बनी है। किस प्रकार सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच परस्पर गुटबाजी के परिणाम स्वरूप 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और नोट्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।